बेटा देखिए, the bob of mass m of a simple pendulum of length L dropped from a horizontal position strikes a block of same mass m placed on the frictionless horizontal table. After impact, the kinetic energy of the block will be. देखिए बेटे, इस तरह से आपके पास एक टेबल दी हुई है और इस पे यहां पे ब्लॉक पड़ा है। ब्लॉक का मास है m। यहां पे बेटे एक ये पेंडुलम बॉब है, इसका भी मास सेम है एज दिस ब्लॉक और इसकी लेंथ l है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिलीज कर दिया और ये जाके इस पे हिट करेगा। तो आपसे पता करा गया है कि आफ्टर इम्पैक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी। सो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की पूछी गई है जब ये इस पे जाके इम्पैक्ट कर देगा। सो देखो बेटे, जब इसको आपने यहां पे रिलीज किया तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल इसके पास क्या है, इट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब m इंटू जी इंटू एल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल। अब देखिए बेटे, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है सारी की सारी किसको मिल गई, इस वाले मास को मिल गई। तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल गिव इट काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय बॉब। जब ये यहां पे आया तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। सो बेटा देखो, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो यानी कि जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है लॉस, पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना हुआ, mgl माइनस जीरो। दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक के पास आएगी दैट विल बी m इंटू जी इंटू एल। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बनता है बी फॉर बॉम्बे mgl। नेक्स्ट बेटे 68th क्वेश्चन। A ball of mass m moving with a velocity u rebounds from a wall. The collision is assumed to be elastic and the force of interaction between the ball and the wall varies as shown in the figure. Then the value of f naught is. So देखिए बेटा, एक बॉल है, उसका मास m है और वो क्या है, वेलोसिटी u से रिबाउंड करती है फ्रॉम ए बॉल। तो हमने क्या कहा है, कोलिजन इज अज्यूम्ड टू बी इलास्टिक। कोलिजन को क्या माना गया है, इलास्टिक माना गया है। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द वॉल वेरीज एज शोन इन द फिगर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट। देखिए बेटे, अब आपके पास ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ये कैसा ग्राफ है, एफ और टाइम का। ये ग्राफ इस तरह से दे रखा है बेटे, impulse is equal to change in momentum। इस केस में impulse कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। सो एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ विल बी हाफ एफ नॉट इंटू बड़ा टी। दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बेटा गेंद गई u वेलोसिटी से मास m में, स्ट्राइक करी, रिबाउंड कर गई सेम वेलोसिटी से, तो मोमेंटम चेंज कितना होगा, mu माइनस माइनस mu, दैट इज 2mu। सो बेटा एफ नॉट कितना हो जाएगा, 4mu अपॉन बड़ा टी, 4mu अपॉन बड़ा टी। आंसर क्या बनता है बेटे, सी पार्ट आंसर है हमारे पास, आंसर इज सी पार्ट 4mu अपॉन टी। नेक्स्ट बेटे 69th क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, बेटे मास कितना है, is subjected to a force which varies with respect to displacement as shown in figure.
If it starts its journey at x equal to 0, its velocity at x equal to 12. यहाँ पे velocity पता करनी है बेटे, at x equal to 12. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे. अब देखिए इसके लिए आपको ये पता करना होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यू कैन कैलकुलेट द टोटल वर्क डन. वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. ये क्या बन रहा है बेटे? ट्रेपीजियम. दिस इज ए ट्रेपीजियम. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा? 12 जमा 4 16. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. हाइट कितनी है बेटे? 10. दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. इनिशियल तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.1 इंटू वी का स्क्वायर. ये हाफ से हाफ कैंसिल कर दो बेटे. ये आ गया कितना? 160 सो वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 70th क्वेश्चन. A person holds a bucket of weight 60 Newton. He walks 10 meter along the horizontal and then climbs up a vertical distance of 5 meter. The work done by the man on the bucket will be. देखिए बेटे, बकेट 60 न्यूटन की है. जब तो चला वो हॉरिजॉन्टली, तो बकेट का वेट जो उसने फोर्स लगाई और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 पे है, तो उस समय तो कोई वर्क डन हुआ नहीं. लेकिन जब वो वर्टिकल क्लाइंब करता है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. तो बेटा उस समय वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितनी है बेटे? 60 इंटू vertical motion. He is traveling a distance of 5 meter. So that is equal to what? 300 joules. So the work done by the man on the bucket is 300 joule. Answer is A part. Answer becomes A part. Next bete 71st question. A ball of mass m is dropped from height h on a platform fixed at the top of a vertical spring. ये देखिए बेटे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम. The platform is pressed by a distance x. ये बेटे बॉल h हाइट से ड्रॉप करते हैं इस पे, और क्या होता है? ये दबेगा, स्प्रिंग दबा, स्प्रिंग कितना दबा? x डिस्टेंस दब गया. आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे. इसमें रेफरेंस सेलेक्ट करना जरूरी है. देखिए स्प्रिंग x दबा तो इसका मतलब मास भी x और नीचे गया. तो अगर आप इसको रेफरेंस लाइन ले लो तो इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंगली इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होगी? दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग. क्योंकि स्प्रिंग की कंप्रेशन हुई तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. वो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आई? इस मास के कारण आई. इस मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से h प्लस एक्स नीचे आया है, अकेला h नीचे नहीं आया है. तो आप देखिए mg h प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर. यहां से बेटे k इज इक्वल टू 2 टाइम्स mg h प्लस एक्स अपॉन क्या चीज? एक्स स्क्वायर.
सो दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए बेटा आंसर है हमारे पास, यस आंसर इज सी पार्ट, 2mgh plus x over x square। नेक्स्ट बेटे 72nd क्वेश्चन। A block of mass m is dropped from a height h onto a spring of force constant k. Then the maximum compression of the spring, assuming that h is very greater than compression. बेटे h is very greater than, ये पिछली प्रॉब्लम जैसी ही है, लास्ट प्रॉब्लम जो 71st की है वैसी ही है। इसमें क्या कह रहा है कि जो कंप्रेशन है, जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है स्प्रिंग के ऊपर, उस वो हाइट काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंप्रेशन। सो वी कैन से दैट h plus x will be approximately equal to h only। सो आपको बेटा इस केस में क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है स्प्रिंग की। सो आपको ये पता है कि m इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर। बेटा h प्लस एक्स किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली h के बराबर है, तो यहां पे आपके पास एम जी एच आ गया, दैट इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेटा x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2mgh ओवर k। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 73rd क्वेश्चन। A bomb of mass 9 kg at rest explodes into two pieces of masses 3 kg and 6 kg. The velocity of mass 3 kg is 16 meter per second. Then the kinetic energy of mass 6 kg will be। बेटा देखो ऐसा है, एक बॉम्ब था रेस्ट पे, उसके दो कंपोनेंट्स हो गए 3 और 6 किलो के। 3 की वेलोसिटी आपको बता रखी है उसने 16, आपसे पूछ रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी 6 किलो की। देखो जितना मोमेंटम 3 किलो का होगा उतना ही मोमेंटम 6 किलो का होगा, क्योंकि मोमेंटम ने कैंसिल करना आपस में। तो इस 3 किलो का मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। दिस विल बी इक्वल टू, बेटा मास कितना है पहली बॉडी का 3 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 48। Now this is the momentum of first body and this will be equal to momentum of second body। आपसे क्या पूछा गया है, 6 किलो की काइनेटिक एनर्जी। बेटा आसान तरीका यही है, काइनेटिक एनर्जी 6 किलो की पूछेगी ना, तो इसको काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा ट्वाइस मास। पी स्क्वायर कितना है बेटे 48 इंटू 48 बटा 12, तो 12 4 आर 48, तो 48 इंटू 4 आया, ये किसके बराबर हो जाता है बेटे 192 जूल्स। सो देखिए आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 74th क्वेश्चन। A clay ball of mass m moving with velocity v collides with another clay ball of mass 2m at rest and sticks to it। The final velocity of the system is। so देखिए बेटे ऐसा है, आपके पास एक क्ले बॉल है, वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और वो कोलाइड करती है किससे, अनदर क्ले बॉल ऑफ मास 2m व्हिच इज एट रेस्ट, और आपने कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है। ये कैसी कोलिजन है, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, तो m इंटू वी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इज 0 इनिशियली, दिस विल बी इक्वल टू कंबाइंड मास, कंबाइंड मास कितना हो गया m प्लस 2m इंटू बड़ा v, तो बड़ा v किसके बराबर हो गया बेटे v बाय 3। सो इसका मतलब है कंबाइंड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v बाय 3, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 75th क्वेश्चन।
a body falling from a height of 10 meter rebounds from a hard floor. It loses 20% of its energy in impact. It will rise up to. ये बेटे हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है. आप देखिए ऐसा है 10 मीटर हाइट से हमने एक बॉल ड्रॉप की और वो रिबाउंड करती है और 20% एनर्जी अपनी लूज कर जाती है. यानी कि जो एनर्जी इसके पास 10 मीटर हाइट पे थी, यानी एम जी इंटू 10 थी हाइट, तो इसका 80% इसके पास रह गया, क्योंकि 20% तो जाया हो गया, तो 80% रह गया. दिस विल बी इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर इट. मतलब इसके बाद जब ये स्ट्राइक करने के बाद सपोज एच डैश हाइट पे जाएगी, वो इस एनर्जी की वजह से जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू एच डैश. तो एम जी से एम जी काट लो बेटे, ये किसके बराबर हो गया, एच डैश इज इक्वल टू 8 मीटर. यानी एक पारी ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद इट विल रीच ए हाइट 8 मीटर्स. नेक्स्ट बेटे 76th क्वेश्चन. If the kinetic energy of an object is doubled, then its momentum will be, very simple one, kinetic energy is p square by 2m. तो इसका मतलब है बेटे p is directly proportional to root k. काइनेटिक एनर्जी कर दी दुगनी, तो मोमेंटम क्या हो गया, √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. सो आंसर क्या हुआ, डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 77th क्वेश्चन. नाउ 77th क्वेश्चन देखेंगे. एक 500 किलो एलिवेटर कैब इज डिसेंडिंग with a speed 4 meter per second. When the winch system that lower it begins to slip, allowing it to fall with a constant acceleration g by 5. During its fall through a distance 12 meter, the total work done on the elevator cable is. So देखिए बेटे एक एलिवेटर केबल है हमारे पास, ये एलिवेटर है और इस एलिवेटर का भार नीचे एक्ट करेगा. जिस सिस्टम पे ये सपोर्टेड था वो क्या हो गया बेटे, वो उसमें कुछ स्लिपिंग आ गई, तो ये नीचे जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन से, g by 5 एक्सेलरेशन से. और कितना डिस्टेंस कवर करता है बेटे, इट कवर्स 12 मीटर्स. इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर. आपसे क्या पूछा गया, टोटल वर्क डन. बेटा नेट फोर्स कितनी है इस पे, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन is m into g by 5. This is net force in the downward direction on the elevator. और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 12 मीटर into distance. This is equal to what, work done. So this will be equal to, बेटा मास कितना है इसका 500 into g. g कितना है बेटे 10/5 into 12. ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 100. दिस इज इक्वल टू 12,000 जूल. आंसर दे रखा है किलो जूल की टर्म्स में, तो 12 किलो जूल. आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 78th क्वेश्चन. Figure shows a smooth curved track terminating in a smooth horizontal part. A spring of spring constant 400 Newton per meter is attached at one end of the wedge fixed rigidly with the horizontal part. A 40-gram mass is released from the top from rest at a height 5 meter on the curved path, on the curved track. Find the maximum compression in the spring. So देखिए बेटे हमारे पास स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है. स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 400 न्यूटन पर मीटर. और बेटा इस तरह का ट्रैक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो यहाँ से आपने मास रिलीज किया, तो इसका मास बता रखा है कितना है
40 ग्राम यानी कि 40/1000 किलोग्राम। किस हाइट से इसको रिलीज किया गया बेटे? The height from which it is released is 5 मीटर। आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग x। बेटा देखो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगी? जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये पोजेस कर रहा था, यदि ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में हो जाए ट्रांसफॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाए ड्यूरिंग कंप्रेशन, देन दैट विल गिव यू द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो आप देखिए बेटे mgh पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी सारी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में, स्प्रिंग को मिल जाए। तो m कितना है हमारे पास? 40/1000 इंटू जी। जी कितना है बेटे? जी को चलो 10 ले लेते हैं, इंटू h कितना है? 5। दिस इज हाफ इंटू 400 एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इसको बेटा क्या करिए, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, 2 जीरोस कट गए, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 1/100। तो यहां से बेटे x कितना आ गया? 1/10 ऑफ मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बनता है बेटे? ए पार्ट। नेक्स्ट 79th क्वेश्चन। A man is drawing water from a well with a bucket which leaks uniformly. The bucket when full weighs 20 kg and when it arrives at the top only half of the water remains. The depth of the water is 20 meter. If g is 10 meter per second square, what is the work done? बेटा देखो एक आदमी एक कुएं से पानी निकाल रहा है और पूरी की पूरी बकेट 20 किलो वे करती है। जब वो टॉप पे आ जाता है, मतलब बकेट में कहीं लीकेज हो रही है, तो जैसे ही वो बकेट टॉप पे पहुंच जाती है तो उसमें आधा पानी रह जाता है, हाफ ऑफ द वाटर रिमेन्स। तो यानी कि हाफ मास रह जाता है, 10 किलो की बकेट रह जाती है। तो डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर कितनी डूंगा है? 20 मीटर गहरा है। आपने क्या निकालना है? यू वांट टू फाइंड आउट वर्क डन। बेटे देखो ये इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है कि आप इस केस में आपने देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना है, लेकिन क्योंकि मास कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर आ रहा है बकेट, तो हम इसमें क्या करते हैं? वी टेक दी एवरेज मास। तो हम क्या लेंगे? एवरेज मास लेंगे। एवरेज मास कितना हो जाएगा बेटे? नीचे कितना था? 20 और ऊपर कितना हो गया? 10 किलो। तो एवरेज हो गई कितनी? दिस इज इक्वल टू 30/15। तो इफेक्टिवली आपने 15 किलो उठाया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे? दैट इज इक्वल टू 15 इंटू जी। जी इज हाउ मच? 10 इंटू कितनी ऊपर उठाया? 20 मीटर ऊपर उठाया। ये कितना हो गया बेटे? 3000 joules. So answer becomes 3000 joules. Answer is D for Delhi. Next bete 80th question. Question number 80. A wooden block of mass bada M is suspended by a cord and is at rest. A bullet of mass M moving with velocity v pierces through the block and comes out with a velocity v by 2 in the same direction. Then the height up to which the block rises. So ये देखिए बेटे, ये ब्लॉक ऑफ मास बड़ा M, एक बुलेट आ रही है, किस वेलोसिटी से आ रही है ये? इट इज कमिंग बाय v वेलोसिटी, और इसको पियर्स करने के बाद निकलती है v by 2 से। आपने पता करना है कि ये हाइट कितनी गेन करेगा।
क्योंकि इसको भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी। सो बेटे मोमेंटम कंजर्व्ड है इस कोलिजन का। सो अगर मोमेंटम ऑफ द कोलिजन इज कंजर्व्ड, देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बेटे, m इंटू वी। इसका मोमेंटम इनिशियली जीरो है क्योंकि बड़ा ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है। दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस मास। इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं बेटे, लेट से इसकी वेलोसिटी बड़ा v प्लस m इंटू वी बाई टू। सो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा बेटे, एम वी माइनस एम वी बाई टू इज इक्वल टू बड़ा m इंटू बड़ा v। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, एम वी बाई टू इज इक्वल टू बड़ा m इंटू बड़ा v। सो इसका मतलब एम वी वेलोसिटी कितनी होगी इसकी वेलोसिटी होगी एम वी बाई 2 टाइम्स मास। देखो इसको ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v मिली है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जब ये h हाइट पे पहुंच जाएगा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। सो अगर अब हम करें तो हाफ इंटू बड़ा m इंटू बड़ा v का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। अब बेटे देखो मास से मास ये काट लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 4 बड़ा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 4 m स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू h। तो h कितना हो गया बेटे, m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 8 टाइम्स बड़ा m स्क्वायर इंटू g। यस वी आर हैविंग द आंसर। आंसर क्या बनता है बेटे, सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 81st क्वेश्चन। A particle of mass 0.1 kg moving with an initial speed v collides with another particle of same mass kept at rest. If after collision total energy becomes 0.2 joule, then the minimum value of v is 2 meter per second, maximum value of v is 4 meter per second, minimum value of v is 3 meter per second, maximum value of v is 6 meter per second. अब देखिए बेटे हमारे पास पार्टिकल है, उसका मास 0.1 kg है और इनिशियल स्पीड उसकी v थी। तो अब उतने ही मास जितने अपने मास जितने पार्टिकल के साथ वो कोलाइड करता है और वो पार्टिकल पहले रेस्ट पे था। अब देखिए आफ्टर कोलिजन यदि टोटल एनर्जी 0.2 जूल है तो इसका मतलब ये सारी की सारी 0.2 जूल किस में कंटेंट होगी, 0.1 kg वाले मास में जो कि चल रहा है v वेलोसिटी से। तो बेटा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v। हो सकता है कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाए तो कम से कम कितनी वेलोसिटी थी v की वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे बेटे, हाफ इंटू 0.1 इंटू वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हद से हद किसके इक्वल हो सकती है, टोटल के इक्वल 0.2। तो इसका मतलब v कितना आ गया बेटे, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की इतनी थी तो इसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रही हो, कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई हो, लेकिन कम से कम तो इसके पास इतनी वेलोसिटी होगी। तो इसलिए क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ v इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd। A weightless rod of length L carries two equal masses m, one secured at the end and the other in the middle of the rod. The rod can revolve in a vertical plane around the point A. What horizontal velocity must be imparted to the end of the rod C to deflect it to horizontal position? देखिए बेटे हमारे पास इस तरह से है, आपने इसको क्या वेलोसिटी इंपार्ट करें, व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी इंपार्टेड टू द एंड ऑफ रॉड सी। ये सी है एंड ये बी है, और टू डिफ्लेक्ट इट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसको कैसे लेके जाना है,
हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके जाना है। अब देखिए बेटे, अगर मैं रेफरेंस यहाँ पे लगा दूं, रेफरेंस लाइन यहाँ बॉटम पे लगा दूं, तो जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दोनों मास पहुंच जाते हैं तो दोनों के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है बेटे, अब इसकी लेंथ आपको L दे रखी है, तो ये L/2 हो गया, ये L/2, क्योंकि ये मास मिडल में है। अब मेरी बात सुनिए, जब ये चलेगी तो ये रोटेट करेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी जितनी इस मास के पास होगी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी इस मास के पास होगी। इससे क्या पता कर सकते हैं, इसकी लीनियर वेलोसिटी पता लगा सकते हैं आप। इसकी देखो बेटे, v इज इक्वल टू एल टाइम्स ओमेगा, इसकी वेलोसिटी v डैश मान लो, तो v डैश विल बी इक्वल टू L/2 इंटू ओमेगा। इसका मतलब क्या है बेटे, v डैश इज इक्वल टू v/2, यानी कि इसकी वेलोसिटी v/2 होगी यदि इसकी वेलोसिटी v है। सो बेटे देखो, टोटल एनर्जी एट दिस पोजीशन विल बी इक्वल टू सेम एज टोटल एनर्जी व्हेन बोथ द बॉल्स आर हॉरिजॉन्टल। तो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड। अब बेटे यहाँ पे इन दोनों के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m v²/4। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टू। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे, m प्लस mg L/2। दिस इज इक्वल टू, अब ये जब दोनों पहुंच गए ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसकी ये भी L हाइट पे हो गया और ये भी L हाइट पे हो गया। तो इस समय इन दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे, mg L प्लस mgl दैट इज 2mgl, mgl प्लस mgl दैट इज 2mgl। तो आप देखिए बेटे, हाफ, अब मास तो काट लीजिए, थ्रू मास काट दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा हाफ v²/2 प्लस v²/8 इज इक्वल टू 12 इंटू GL। सो देखो बेटे यहां से v कितना आ गया, रूट ऑफ 12/5 इंटू GL। 2.4 GL under the root. So answer becomes B for Bombay. A meter stick of mass 600 gram is pivoted at one end and displaced through an angle of 60 degree. The increase in potential energy of the system. बेटे देखो एक मीटर स्टिक है हमारे पास और इस मीटर स्टिक को आपने डिस्प्लेस किया है थ्रू 60। तो आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना हुआ। बेटे इसको एक पेंडुलम ट्रीट कर लो, लाइक ए पेंडुलम, लेकिन इस पेंडुलम की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ मीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पे है ना इसका। तो अगर आप यहां से इसको 60 डिग्री पर लेकर गए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू mg इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पे L/2 है, इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद द वर्टिकल। यहाँ पे कितना है एंगल, 60। सो दिस इज इक्वल टू, मास कितना है बेटे 600 ग्राम,
600 ग्राम का मतलब हो गया 600/1000 इंटू जी कितना हो गया बेटे 10 इंटू हाफ मीटर इंटू 1 माइनस cos 60 इज हाफ. सो दिस विल बी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा ये देखिए ये कैंसिल हो गया इसके साथ, एक ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6 इंटू हाफ इंटू हाफ, ये हो गया 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2 या 1.5 कह सकते हैं इसे 1.5 जूल. सो दिस इज द 1.5 जूल इज द इंक्रीज in potential energy, is the increase in potential energy. Next bete 84th question. A bag of sand of mass 2 kg is suspended by a rope. A bullet of mass 10 gram is fired at it and gets embedded into it. The bag rises up a vertical height of 10 centimeter. The initial velocity of the bullet is nearly. बेटे एक रेते का बैग है, यहाँ पे ये रहा रेत का बैग और इसका मास है 2 किलो. एक बुलेट जिसका मास कितना है बेटे 10 ग्राम, 10 ग्राम है मतलब 10/1000 किलो. ठीक है, इसको बेटे इस पे फायर करते हैं और ये इसके अंदर घुस जाती है. और आपसे क्या पूछा है, ये हाइट कितने तक राइज करती है, ये बेटे 10 मीटर हाइट तक राइज करती है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करती है. ठीक है बेटे, तो ये क्या कंबाइंड मास बैग एंड बुलेट दे राइज बाय 10 सेंटीमीटर. आपसे क्या पूछ रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज नियरली, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज u. सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज u. तो अब आप देखिए बेटे ये कोलिजन कैसी है, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो मोमेंटम कैसा रहेगा कंजर्व्ड. तो 10/1000 इंटू u प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 0. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 10/1000 कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम, और कंबाइंड मास की जो वेलोसिटी आती है लेट्स से दैट इज बड़ा V. तो आप ये देखिए बेटे इसको लिख सकते हो 1/100 U/100 इज इक्वल टू, ये काट लो बेटे 1/100, ये हो गया 201/100 इंटू बड़ा V. तो बड़ा V किसके बराबर आ गया बेटे U/201. तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई बेटे, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता लग गई कंबाइंड सिस्टम की. तो अब ये कितनी हाइट जा रहा है 10 सेंटीमीटर. जो इसकी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पूरी, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कंज्यूम होगी पोटेंशियल में. ठीक है बेटे, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उतनी यहाँ पे ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी है. तो आप देखिए हाफ इंटू बड़ा m प्लस छोटा m इंटू बड़ा V का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बड़ा m प्लस छोटा m इंटू G इंटू h भी दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, G भी पता आपको, ये भी पता. अब देखो बेटे m से m तो ये तो काट लो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया V स्क्वायर कितना है बेटे U स्क्वायर बटा 201 का स्क्वायर इंटू हाफ इज इक्वल टू जी कितना है बेटे 10 इंटू एच कितना हो जाएगा 10/100, यानी ये 1 का फैक्टर आ गया यहाँ से. तो u कितना आ गया बेटे, u आ गया यहाँ से 201/√2. 201/√2 अप्रोक्सीमेटली उसने नियरली बोला बेटे, तो 201 इंटू 1.414 दिस इज अप्रोक्सीमेटली 284 आता है ये एग्जैक्टली, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा नियरली 280. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 85th क्वेश्चन.
A ball after freely falling from a height of 4.9 meter strikes a horizontal plane. If the coefficient of restitution is 3 by 4, the ball will strike second time with the plane after how much time? ठीक है बेटे, तो अब देखिए आपके पास क्या है, बॉल फ्रीली फॉल कर रही है किस साइड से, 4.9 मीटर हाइट से फ्रीली फॉल कर रही है। फिर वो क्या कहता है, स्ट्राइक करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है तो वेलोसिटी लॉस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि एक बार स्ट्राइक करने के बाद दोबारा ये कब स्ट्राइक करेगी, कितने टाइम बाद ये दोबारा स्ट्राइक करेगी प्लेन को। अब सबसे पहले क्या करो, इसकी वेलोसिटी निकाल लो जिससे ये स्ट्राइक करती है फर्स्ट टाइम। तो बेटा वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज रूट 2g इंटू एच, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये यूज किया मैंने। सो रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 4.9, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। अब स्ट्राइक की कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 3 by 4। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 होगी बेटे, आफ्टर स्ट्राइकिंग v1 होगी मान लो वेलोसिटी, और पहले कितनी थी 9.8, ठीक है बेटे। अब देखिए ये कितनी हो जाएगी बेटे, v1 इज इक्वल टू 3 by 4 इंटू 9.8। अब ये वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर गया और वापस नीचे आएगा, तो इसको टाइम कितना लगता है बेटे, 2v1 अपॉन g। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स v1 कितना हो गया बेटे 3 by 4 दैट इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड या 3 by 2 सेकेंड। तो आंसर कितना हो गया बेटे, सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। 86th क्वेश्चन, 86th क्वेश्चन देखेंगे बेटे। A body of mass 5 kg strikes a body of mass 2.5 kg initially at rest, which after the collision begins to move with kinetic energy of 5 joule. Assuming the collision to be central and elastic, the kinetic energy of the first body before the impact is. So देखिए बेटे ऐसा है, एक 2.5 किलो की बॉडी है, ये रेस्ट पे है बेटे इनिशियली, ये 5 किलो की वेलोसिटी मान लो यू से चल रही है, ये बॉडी 5 किलो की जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन अंडरगोज, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, ये जो 2.5 किलो वाली है ये चलने लग जाती है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बेटे कितनी, 5 जूल। आपने क्या पता करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर द इम्पैक्ट, और कोलिजन कैसी है, इलास्टिक बोली है। तो देखो बेटे, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको 2.5 किलो वाले की पता है तो फाइनल वेलोसिटी पता लग गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2.5 हाफ इंटू 2.5 इंटू वी स्क्वायर, ये बेटे 5 जूल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा कितना, 5 इंटू 2 10 बटा 2.5, वी स्क्वायर 4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आफ्टर द कोलिजन दिस विल मूव विद 2 मीटर पर सेकेंड, दिस विल मूव विद 2 मीटर पर सेकेंड। सो देखो बेटे, नाउ इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की क्योंकि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई, तो 5 जूल का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, 5 जूल का काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी 5 जूल विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। मान लो अब ये 5 वाली आफ्टर कोलिजन चलती है v स्पीड से, 5 किलोग्राम वाला भार जो है, 5 किलो वाला पीछे ही चलेगा बेटे, 5 किलो वाला चलता है सपोज v से आफ्टर द कोलिजन, तो 5 ने कितना लॉस किया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर।
ये जो गेन हुआ सेकंड वाली के लिए, ये पहली वाली के लिए लॉस है। तो ये कितना हो गया बेटे, दिस विल बी 5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा बेटे दूसरी इक्वेशन आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बना सकते हो। मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, तो 5 इंटू यू प्लस 0, 5 इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू वी। तो बेटा यहां से u माइनस वी किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए बेटे यहां से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, और क्या चाहिए आपको, u चाहिए। तो u से ही आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 5 किलो की। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए बेटा। अगर इसको लिखूं u प्लस वी इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू 2, तो अगर डिवाइड कर दो आप इसको इससे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस आ गई बेटे, इन्हें सॉल्व कर लो। v से v कैंसल, 2u 3 के बराबर। तो u कितना हो गया बेटे, 3/2 मीटर पर सेकेंड। नाउ हाफ इंटू 5 इंटू यू का स्क्वायर 9/4, हाफ इंटू 5 इंटू 9/4, ये आ गया कितना बेटे, 45/8, दैट इज इक्वल टू 5.62 जूल। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बेटे तो ये आ जाता है 5.62 जूल्स। सो आंसर क्या आया, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 87th क्वेश्चन। The slope of kinetic energy versus displacement curve of a particle in motion is, देखिए बेटे आपसे क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। सो आप देखिए बेटे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको किसकी स्लोप निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की स्लोप तो यही होगी ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है, एफ के प्रोपोर्शनल है। एफ इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। बेटा क्वेश्चन नंबर 88, a mass m moving horizontally with velocity v naught strikes a pendulum of mass small m. If the two masses stick together after the collision, then maximum height reached by the pendulum is. So देखिए बेटे पहले इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो किसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, एक पेंडुलम जिसका मास भी m है। तो आप पहले जब ये दोनों स्ट्राइक करते हैं तो कोलिजन इनइलास्टिक है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर किसी हाइट पे पहुंचते हैं। वो हाइट हमने पता करनी है, तो उसके लिए हमें कंबाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी दोनों मासेस की। तो देखिए बेटे m इंटू वी नॉट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m। दूसरा पेंडुलम का मोमेंटम इनिशियली कितना है, 0, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू बड़ा v। तो बड़ा v इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, v नॉट बाय 2, यानी कि कंबाइंड पेंडुलम और मास की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 2। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है मीन पोजीशन पे, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है एट एक्सट्रीम पोजीशन।
तो बेटा हाफ इंटू 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2m इंटू जी इंटू एच। तो बेटा देखो 2m से 2m काट लो, आपके पास h कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाय 8g, यानी कि इस हाइट तक पेंडुलम और मास m इकट्ठे होके राइज करेंगे। कितना, वी नॉट स्क्वायर बाय 8g। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 89th क्वेश्चन। A particle of mass 4m which is at rest explodes into 3 fragments. 2 of the fragments each of mass m are found to move each with a speed v in mutually perpendicular directions. The total energy released in the explosion is. So देखो बेटे एक मास था 4m और ये एक्सप्लोड कर गया into 3 fragments, और 2 फ्रैगमेंट्स जो मास m के हैं उनकी वेलोसिटी क्या है v, वो कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब टोटल एनर्जी निकालनी है आपने रिलीज्ड इन दी एक्सप्लोजन, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए बेटे तीसरे जो मास है, तीसरे मास की भी आपको वेलोसिटी चाहिए। उसके लिए वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो देखिए बेटे 0 इज इक्वल टू m इंटू वी आई कैप, बड़ा v वेक्टर, इसकी वेलोसिटी में कर रहे हैं। तो बेटा 2m जे कैप। सो ये मास बेटे मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आ गया, बड़ा वी वेक्टर v बाई 2 आई प्लस v बाई 2 जे। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया वेलोसिटी का बेटे इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू v बाय रूट 2। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास, दिस विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर बाय 2। तो ये देखिए बेटा ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैंसिल कर लो, तो ये भी हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया, 3 बाय 2 एम वी स्क्वायर। 3 बाय 2 एम वी स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी of the fragments that is getting released in the explosion. Answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next bete 90th question. Next is question number 90. A steel ball is dropped from a height h naught. It suffers inelastic collision with the floor. The coefficient of restitution is E. Then the total time in which the ball eventually comes to rest is. बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। ऐसा है, एक गेंद है, उसको हमने रिलीज किया कितनी हाइट से, h नॉट से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉल इज E। आपको ये पता करना है कि सक्सेसिवली देखिए क्या होगा, ये एक बारी नीचे स्ट्राइक करा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये किसी वेलोसिटी से रिबाउंड होएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा सेकेंड टाइम, तो इस तरह से कंटिन्यूसली कोलिजन्स होती रहेंगी। आपसे क्या पूछा गया है, और बॉल इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगी। तो वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉल विल कम टू ए रेस्ट। तो अब देखिए उसके लिए बेटा t इज इक्वल टू, अब पहला ये वाला टाइम बताइए, ये वाला टाइम हम पता करना चाहते हैं कि जिसपे ये जो इसको टाइम लगा यहां से h नॉट हाइट से यहां तक पहुंचने के लिए, तो वो टाइम बेटे कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h नॉट बाई जी। t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h नॉट बाई जी। कैसे, h नॉट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से निकाला हमने। अब बेटा देखो
ये स्ट्राइक कर गया यहां पे और ये रिबाउंड होएगा, ठीक है, ये स्ट्राइक कर गया और रिबाउंड होगा। अब देखिए ये जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है वो वेलोसिटी कितनी है, √2g(h0), ये √2g(h0) की वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। अब जब ये स्ट्राइक होने के बाद वापस ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v1, अगर इसको v0 बोलते हो तो दैट विल बी e टाइम्स v0। अब बेटे ये ऊपर जाएगा, फिर जीरो वेलोसिटी अटेन करेगा, फिर उसके बाद फिर वापस जाके स्ट्राइक करेगा। तो ये टाइम कितना लगा इसको, सेकंड, मतलब पहली कोलिजन होने के बाद दूसरी कोलिजन तक का टाइम कितना है, इसको कह देता हूं मैं t2, इसको कह देता हूं t1। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 अपॉन g, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स e into root of 2g(h0) by g. So this will be equal to beta 2 into root of 2 into e into root of 2 times h0 by g. This is the time after the second collision. अब ये पहली कोलिजन हुई, दूसरी कोलिजन, अब दूसरी कोलिजन के बाद फिर तीसरी कोलिजन के लिए फिर दोबारा टाइम लगेगा। वो कितना हो जाएगा बेटे, उस समय v2 कितना होगा, v2 विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू v0, v2 विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू v0। तो बेटा देखो v2 ये हो गया, तो टाइम थर्ड कोलिजन का कितना हो गया बेटे, 2 टाइम्स v2 अपॉन g, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स v2 कितना है बेटे, ई स्क्वायर v0 बाई जी, और ये कितना था बेटे, ये था 2 v0 बाई जी। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा बेटे, t4, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स v3 अपॉन जी। अब ये सारे टाइम हमने ऐड करने हैं बेटे, दिस टोटल टाइम वी विश टू ऐड। तो अब आप देखिए उसको मैं यहां पे करूंगा बेटे, नाउ टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस सो ऑन, वी डोंट नो कि कब वो रेस्ट पे आएगी। तो ये देखिए ये कितना हो गया बेटे, रूट ऑफ 2 टाइम्स h0 बाय g, दिस इज द फर्स्ट टाइम, प्लस ये हो जाएगा बेटे कितना, दिस विल बी 2 टाइम्स e v0 बाय g प्लस 2 टाइम्स e स्क्वायर plus 2 times e cube v0 by g plus so on. This will be equal to root of 2 h0 by g. बेटा इसमें से v0 पहले प्लस 2e v0 by g, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बताइए बेटे, 1 प्लस e प्लस ई स्क्वायर सो ऑन, 2e v0 बाय g कॉमन ले लिया मैंने, रूट ऑफ 2 h0 बाय g प्लस बेटे v0 कितना है, √2g(h0), तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू e v0 इज √2g(h0), तो ये हो जाएगा बेटे कितना, रूट 2h0 बाई जी इंटू ये क्या बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कैसा, इनफाइनाइट जीपी है ये। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर, तो 1 ओवर 1 माइनस ई। ये देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2h0 बाई जी कॉमन ले लो दोनों में,
into 1 plus 2e over 1 minus e. This is equal to root of 2 h naught by g into, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई। देखिए रिजल्ट कितना सिंपल है। तो बेटा देखिए आंसर क्या बनता है, आंसर है हमारे पास, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 91st क्वेश्चन। नाउ 91st क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास m is dropped vertically onto a floor from a height h naught. The ball bounces repeatedly from the floor. The coefficient of restitution is e. Eventually the ball stops bouncing. Then the total momentum transferred to the floor. The total momentum that gets transferred to the floor हमने निकालना है। सो देखिए बेटे अब वही सिचुएशन है, पुराने वाले क्वेश्चन वाली सिचुएशन ही है। बॉल को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया, एच नॉट हाइट से। अब आपको क्या कहता है कि आपने, अब देखिए ये इस पे जाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी मोमेंटम ट्रांसफर। तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है फ्लोर को, तो उसने बोला कि जब टोटल कोलिजन्स हो जाती हैं तो कितना कुल मोमेंटम ट्रांसफर हुआ फ्लोर को, वो हम निकालना चाहते हैं। तो बेटा देखो ये जब यहां पे पहुंचेगा, लेट अस से इट इज हैविंग मोमेंटम p, जब ये स्ट्राइक कर गया दीवार को, फ्लोर को, और उसके बाद जब ये वापस ऊपर आया तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, e टाइम्स p। मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट, मोमेंटम की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर बेटा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो पहली कोलिजन पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, ऑन द मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन द फर्स्ट कोलिजन will be equal to EP minus minus P, final minus initial, that is equal to P into 1 plus E। ये पहले कोलिजन पे मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अब ये गेंद ऊपर जाएगी, फिर ये EP से ही नीचे आएगी जब दूसरी कोलिजन हुई। ये पहली कोलिजन थी, दूसरी कोलिजन पे फिर ये EP से आई, लेकिन जब ये रिबाउंड होएगी तो किससे होएगी, ई स्क्वायर पी से। तो सेकेंड कोलिजन पे फाइनल मोमेंटम इज ई स्क्वायर पी एंड इनिशियल मोमेंटम इज ई इंटू पी। तो बेटा सेकेंड कोलिजन पे डेल्टा पी टू इज इक्वल टू, डेल्टा पी टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी माइनस ई पी। सो दिस विल बी इक्वल टू, बोलिए ई पी कॉमन ले लीजिए, EP कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया अंदर 1 प्लस ई। ये हुआ सेकेंड कोलिजन पे। अब तीसरी कोलिजन पे भी ऐसा ही होगा। तीसरी कोलिजन पे ये किससे स्ट्राइक करेगा, ई स्क्वायर पी से, और रिबाउंड किससे होगा, ई क्यूब पी से। तो बेटा डेल्टा पी थ्री कितना हो गया, डेल्टा पी थ्री विल बी ई क्यूब पी माइनस माइनस ई स्क्वायर इंटू पी। तो बेटे ये कितना हो गया, ई स्क्वायर इंटू पी। अब इस तरह से ये प्रॉब्लम चलती जाएगी। हमने क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू प्लस डेल्टा पी थ्री। तो बेटा देखो ये हो गया p इंटू वन प्लस ई प्लस ई पी इंटू वन प्लस ई प्लस ई स्क्वायर पी वन प्लस ई, सो ऑन। सो ये कितना हो जाएगा बेटे, p इंटू वन प्लस ई कॉमन आ गया, और क्या हो गया 1 प्लस ये फिर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। ये हुआ बेटे p इंटू 1 प्लस ई, ये हो जाएगा बेटे a ओवर 1 माइनस r, इसका सम। सो इसका मतलब क्या हो गया, p इंटू 1 प्लस ई, p कितना है बेटे, m टाइम्स रूट ऑफ 2g h नॉट इंटू 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई।
दिस इज द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर। आंसर है हमारे पास, यस, आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे, second question. A sphere of mass m moving with velocity u hits another stationary sphere of same mass. If E is the coefficient of restitution, what is the ratio of velocities of two spheres after the collision? So देखिए बेटे, एक स्फीयर है जिसका मास m है और इनिशियली वो u वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरे स्फीयर का मास कितना है, 0। दूसरे स्फीयर का मास सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या है, 0 इनिशियली, इट इज एट रेस्ट। नाउ दे स्टार्ट मूविंग आफ्टर कोलिजन, लेट अस से with velocities v1 and v2। तो बेटा यहां से आप क्या कह सकते हो, u is equal to v1 plus v2 by conservation of momentum। this is the first equation। अब वो क्या कह रहा है, E is the coefficient of restitution, E is the coefficient of restitution। तो what is the ratio of velocities of two spheres after the collision? तो ratio of velocities of two spheres after the collision, तो बेटा हमने देखो E क्या होता है, velocity of separation by velocity of approach। तो velocity of separation कितनी है बेटे, velocity of separation will be v2 minus v1, क्योंकि सेकंड वाला स्फीयर तेज चलेगा ना बेटे और पहले वाला धीमे चलेगा, तो v2 minus v1 अपॉन velocity of approach is equal to u, that is equal to u। अब आपसे उसने क्या पूछा है बेटे, he wants you to find out the ratio of v1 by v2। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 minus v1 over u को क्या लिख सकता हूँ, v2 plus v1। अब ऐसा करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा v2 से डिवाइड कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 minus v1 by v2 is equal to 1 upon 1 plus v1 by v2। सो बेटा यहां से E into 1 plus v1 by v2 is equal to 1 minus v1 by v2। सो बेटा ये E plus E times v1 by v2 is equal to 1 minus v1 by v2। सो ये हो गया बेटा कितना, दिस implies 1 plus E into v1 by v2 is equal to 1 minus E। इसका मतलब v1 by v2 कितना हो गया बेटे, 1 minus E over 1 plus E। So ratio of the velocities is 1 minus E over 1 plus E। So answer क्या बनता है बेटे, B for Bombay, 1 minus E over 1 plus E।